सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। पिछली क्लास में अपना डिस्कस हुआ था मेजर टेस्ट 2287 और उससे पहले बात हुई थी पहले रिवीजन की। तो उम्मीद है पहले रिवीजन सब लोगों का हो गया होगा या अधिकांश सीट का रिवीजन कर लिया होगा। उस रिवीजन में क्या करना था आपको, उस रिवीजन में सभी सीट्स के आपके टॉपिक की लिस्ट बनानी थी। जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री की ली थी तो ट्रिगोनोमेट्री की सीट को लेके सारे जो भी डेफिनेशंस या हेडिंग है उन सब की लिस्ट बनानी थी आपको। मैं उम्मीद है सभी की लिस्ट बन गई होगी या अधिकांश टॉपिक की बन गई होगी। फिर क्या करना है, उस हर सीट के पेपर को उठाना है और वो ऊपर से लेके जो टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनकी रीडिंग लगानी है। सभी आपसे होते जाएंगे कि ये हो रहे हैं। बाय द वे किसी में कोई कंफ्यूजन है या आधा अधूरा है तो उसको फिर दोबारा से सीट से और अपनी क्लास वाली कॉपी से देखना है आपको। उसके बाद फिर अब एक रिवीजन तो ये हुआ। अब उसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपके जो जो याद नहीं है या कहीं कंफ्यूजिंग है तो वो अपनी क्लास वाली कॉपी से दोबारा से रिवाइज करने, सीट से रिवाइज करने। उसके बाद फिर अपने कहा वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मानक परिणामों पर आधारित एक पेपर लिया। वो पेपर था अपना 2287। तो उसमें पहले दूसरे तीसरे सारे क्वेश्चन देखते गए। पहला क्वेश्चन जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे था तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीट उठा ली। उस सीट में फिर दोबारा से अपने देख लिए कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं या जिनको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह या ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, सभी बुक्स में मिलने, तो वो सब अपन को आंसर सहित याद करने थे। सॉल्यूशन वो सब आपके पास उपलब्ध हैं आपकी क्लास वाली कॉपी में। तो इस तरह से अपन वो दूसरा रिवीजन हुआ। अब उसके बाद उम्मीद है ये हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं, टाइम है आपके पास, ज्यादा टाइम दें। आराम भी पूरा करना है, नींद पूरी 7-8 घंटे की लेनी है। तो वो आपने कर लिया। जिनके लोगों से नहीं हुआ है फिर करेंगे। आज अपन ले रहे हैं मेजर टेस्ट 2289। डबल 2289 जो मेजर टेस्ट था ये शॉर्टकट पे आधारित है। इसको भी अपन बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे। किस तरह से ट्रीट करना है, जैसे अपने 2287 किया था। अब जो इसमें क्वेश्चंस हैं, मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहा हूं। पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन अपन यहां देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए हुए हैं और आपकी कॉपी में उपलब्ध हैं। शॉर्टकट तरीके से भी हैं और लेंदी मेथड से भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे जो भी अपन क्वेश्चन लेते हैं वो क्वेश्चन आपको देखना है, शॉर्टकट से भी देखना है। और फिर अगर बाय द वे कंफ्यूजन है तो अपनी क्लास वाली कॉपी देखनी है। आपकी क्लास वाली कॉपी है 100 तालों की एक ही चाबी है, सारा सब कुछ उसमें है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के बराबर 0 के मूल c और d हों तो समीकरण x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के बराबर 0 के मूल हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के इक्वल टू 0 आर सी एंड डी, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहली इक्वेशन है, इसके रूट c और d हैं। c और d है यानी कि उस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं x माइनस सी एक्स माइनस डी बराबर 0। तभी तो रूट c और d है। लेकिन इक्वेशन तो दे रखी है x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के इक्वल टू एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी आ गया। अब के को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं आप। के को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। और x माइनस सी ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है वो तो क्या है आपके पास, वो इक्वेशन है x माइनस ए, वो x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के। तो माइनस के है तो ये अपने पास यहां आ गया।
एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के इक्वल टू 0 हो गया। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जो आपको दे रखी है, एक्स माइनस ए वो एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के इक्वल टू 0, किसके इक्वल हो गई, ये हो गई आपके पास एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि रूट्स ए और बी हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया। तो फाइनली ये रहा कि अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस के इक्वल टू 0, इसके मूल आपके c और d हैं, तो x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के इक्वल टू 0 के मूल a और b हो गए। तो ये आपका, अब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, ये चैप्टर का क्वेश्चन हो गया आपके पास द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सीट लेनी है। पहले और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी क्वेश्चन हैं कुछ, तो आपको ये सीट ले लेनी है। और पढ़ते समय आपने निशान लगाए होंगे और आपकी सीट में भी हैं और वो क्लास वाली कॉपी में भी हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सारे पॉइंट अपन को मार्क कर लेने दोबारा से, हो सकता है पहले भी किए हों आपने, कि जिन पे शॉर्टकट बन रहे हैं। तो पहले तो आपने ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन पे फिर अपन ने बहुत से क्वेश्चन, जैसे आपने एक सबको याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका एक मूल दूसरे का n गुना हो, इफ वन रूट इज n टाइम्स द अदर। तब अपन ने क्लास में प्रूव किया था n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये प्रूव किया था। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि समीकरण का एक मूल दूसरे का 2 गुना है, दूसरे का 2 गुना है, तो अपन को ये रिजल्ट काम आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें n इक्वल टू 2 लिख देंगे। फिर आपसे पूछेगा एबीसी में क्या रिलेशन है, तो n बराबर 2 लिख दिया आपने, तो ऊपर कितना हो गया 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर 9, तो हो जाएगा ये 9ac इक्वल टू 2b स्क्वायर। कब, जब एक मूल दूसरे का 2 गुना है। और अगर कहता है एक मूल दूसरे का 3 गुना है, तो n बराबर 3 लिख देंगे। इसी में अगर मूलों में अनुपात, ये अनुपाती तो है, एक मूल दूसरे का n गुना है, इस तरह से। अगर कहते हैं एक मूलों में अनुपात p/q है, तो n बराबर p अपॉन q रख देंगे, दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने पहला क्वेश्चन देखा पेपर का, पहले क्वेश्चन की सहायता से अपने वो आंसर निकाला, जैसा भी जो आपने आता था। फिर अपन पहले क्वेश्चन कौन सी सीट में से, कौन से चैप्टर में से, वो चैप्टर आपको उठाना है। उस चैप्टर में कितने शॉर्टकट हैं वो सारे आपको पता है पहले से, क्योंकि क्लास में खूब आराम से पेशेंस के साथ कराए गए हैं सारे। तो सीट में और कॉपी में आपको निशान लगा लेने हैं, फिर उन पे क्वेश्चन हो गए, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब मार्क कर लेने। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 व 81 के मध्य 10 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ 10 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स A1 एंड 81 इज। ये आपने याद कर रखा है बहुत अच्छी तरह से कि A और B के मध्य n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट किए जाएं, तब सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणा G1, G2, G3 अप टू Gn अकेले गुणोत्तर माध्य के nवीं घात के बराबर होता है। If n geometric means are inserted between A and B, then product of n geometric means is equal to nth power of single geometric mean between A and B। तो यहां क्या है, 1 और 81 के मध्य 10 गुणोत्तर माध्यों का गुणा है, तो 10 गुणोत्तर माध्यों का गुणा कितना हो जाएगा, वो इनके बीच में अकेला गुणोत्तर माध्य निकाले और उस पर 10वीं घात लगा दे, यानी कि 9 टू दी पावर 10 के बराबर हो गया, सेकंड आंसर आ गया। अब आपको फिर क्या देखना है, ये प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, फिर प्रोग्रेशन वाली सीट लेनी है आपको। ये आपको याद है, बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो ये भी रिवाइज करना है, और इस तरह के फिर उसमें देखने कितने क्वेश्चन हैं जिन पे शॉर्टकट बन रहे हैं।
मतलब कितने फॉर्मूले या कितने रिजल्ट हैं जिन पे शॉर्टकट क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ज्यादा हो तो कोई घबराने की बात नहीं, जो अपन को याद है, जो आपने पहले पढ़े थे और याद रह गए, उन पे निशान लगाना है। तो ये कर लिया। इस तरह से प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को पकड़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये फिर प्रोग्रेशन वाले चैप्टर्स पे आ गया। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 और 11वां पद 31 है, तो अब इसका 7वां पद होगा। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड 11th टर्म इज 31, देन 7th टर्म ऑफ द एपी विल बी। आपने ये भी पढ़ा हुआ है वहां, एपी हो, अगर रेगुलर इंटरवल पे टर्म ले, टी आर, टी एम प्लस आर, टी 2m प्लस आर, यानी कि निश्चित अंतराल पर कोई पद ले लें, तो जो बीच वाला पद है वो पहले और तीसरे के बीच में अर्थमेटिक मीन होगा। यहां क्या है, आपको निकालना है 7th टर्म T7, तो T7 क्या आएगा, 3 4 7 4 11। तीसरा पद 3 + 4 7 आ गया, 7 + 4 11 आ गया, यानी कि 7वां पद तीसरे और 11वें पद के मध्य समांतर माध्य हो जाएगा। तो T7 कितना आ गया, यहां से तीसरा पद 7 है, 11वां पद 31 है बटे 2, यानी कि T7 बराबर आ गया 19। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, सेकंड आंसर आ गया। यानी कि फिर वही प्रोग्रेशन में इसी तरह ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक की बात है, जीपी में भी होता है। अगर निश्चित अंतराल पर पद लिए जाएं तो 3 पद ले लें, जैसे टी आर, टी एम प्लस आर, टी 2m प्लस आर, तो मध्य वाला पद क्या होगा, पहले और तीसरे के बीच में गुणोत्तर माध्य होगा। समांतर श्रेणी में ले रहे हैं तो समांतर माध्य होगा। तो इस तरह से अपने पास ये क्वेश्चन हुआ। तो इसी को फिर वही क्लास में किया हुआ है। तो शॉर्टकट जितने भी बन रहे हैं प्रोग्रेशन वाले चैप्टर पे आप देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक हो तथा संख्याओं का अनुपात 4:1 हो तो संख्याएं हैं। इफ am of two numbers is greater than 2 to their gm geometric mean and ratio of the numbers is 4:1, then numbers are। अब देखें 4:1 में कौन कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं जिनमें नंबर 4:1 में है। फर्स्ट ऑप्शन 14:1 गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन 72:3 ये भी गलत हो गया, 4:1 के रेशो में नहीं है, ये तो 24:1 हो गया। थर्ड ऑप्शन 16:4 ये 4:1 के ऑप्शन में है, रेशो में है। फोर्थ ये भी 4:1 के रेशो में है। तो चेक करते हैं 16 और 4 इनका अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, 10 हो गया। 16 + 4 20/2 और ज्योमेट्रिक मीन देखा है इनका 8 हो गया। तो ये 2 ज्यादा है, तो यही आंसर आ गया। एक ही आंसर सही होता है अपना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आ गया आपका। यानी कि अब अपन कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया आपने, अब क्या किया, जो क्वेश्चन लिखा है उसकी भाषा यूज की। क्या लिखा था, दो संख्याओं का समांतर माध्य उनको गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है और संख्याओं का अनुपात 4:1 है। अपने ऑप्शन में देखा कौन कौन सी संख्याओं का रेशो 4:1 है। 2 ऑप्शन में तो संख्याएं ऐसी नहीं थी जिनका रेशो 4:1 है, तो वो तो वैसे ही हट गए। बाकी 2 ऑप्शन में दे रखा था, तो 2 ऑप्शन में आपने ए और जी निकाल लिया, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य निकाल लिया, अपने आप पता पड़ गया। चेक करने के लिए आप अगला भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो घर पे चेक करना है, यहां नहीं करना, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है, तो इसलिए आंसर सही आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सारणिक फर्स्ट रो में दे रखे हैं ABC, सेकंड रो A² B² C², थर्ड रो BCCA AB इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी सारणिक है उसकी प्रत्येक पंक्ति में सभी पद समान घात के हों तो उनका प्रसार करने पर जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी घात विकर्ण अवयवों की घातों के योग के बराबर होती है। विकर्ण अवयवों की घात 1 + 2 + 2 5 हो गई। पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 घात का, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2 घात का, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 2 घात का। घातों का योग विकर्ण अवयवों की घातों का योग 5 है, तो 5 घात का जो व्यंजक होगा वही अपना आंसर होगा। पहले ऑप्शन में 6 घात का एक्सप्रेशन दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में 4 घात का है, 1 + 1 + 1 + 1,
तीसरे ऑप्शन में 5 घात का है, ये आंसर हो सकता है। चौथे ऑप्शन में 3 घात का है। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, पहला, दूसरा, चौथा, तो तीसरा ही सही है। तो ये अब आपको फिर वही सारणिक वाली मैट्रिक्स वाली सीट पकड़नी है, उसमें देखना है कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से रिजल्ट ऐसे हैं जिन पर शॉर्टकट बन रहे हैं, तो उस तरह से होगा। तो इस तरह से पूरा सिलेबस आपको शॉर्टकट के हिसाब से रिवाइज करना है, और ये सब अपन ने क्लास में किए हुए। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण, अब फिर द्विघात समीकरण पे क्वेश्चन आ गया। यदि समीकरण a टाइम्स बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए एक्स प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो ए बी सी होंगे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन ए बी सी आर इन। आपने याद कर रखा है कि अगर गुणांकों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, क्वेश्चन क्या था मैं दोबारा लिख देता हूं, a टाइम्स बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए एक्स प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू 0। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स का सम 0 के बराबर है। तो इसका मूल, एक मूल तो 1 होता है और दूसरा c अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके रूट्स कौन कौन से हो गए, एक तो 1 हो गया और एक हो गया सी ए माइनस सी बी अपॉन ए बी माइनस ए सी, ये 2 रूट्स हो गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, मूल बराबर है। मूल बराबर है तो बराबर रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ए बी माइनस ए सी बराबर सी ए माइनस सी बी। तो यहां ए सी एक साइड ले गए, बी कॉमन आ गया, बी टाइम्स ए प्लस सी इक्वल टू 2ac और b इक्वल टू आ गया 2ac अपॉन a प्लस सी। क्वेश्चन याद भी रख सकते हैं और अब बाकी आपने कैलकुलेट कर लिया ये, यानी कि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो गए। क्या है, अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। एक मेथड वो भी आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लगा सकते थे आप इसमें। अगर रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा इसलिए अपन नहीं किए। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए कि इसका एक मूल 1 है और दूसरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, दोनों मूल को बराबर कर दिया। b बराबर आ गया 2ac अपॉन a प्लस सी। तो ये क्या है, ए बी सी समान हरात्मक श्रेणी में हो गए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सीधे सीधे याद भी रख सकते हैं और सभी की क्लास वाली कॉपी में तो है ही है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 समस्थ संख्याएं Z1 और Z2 इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 का मान है। इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 आर सच दैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, देन एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू। बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अगर एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं को, 2 एडजेसेंट साइड्स को सदिश Z1 और Z2 से, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 से व्यक्त किया जाए तो उनके डायगोनल्स किससे एक्सप्रेस होते हैं, डायगोनल्स Z1, अगर उनकी लेंथ की बात करें तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, और वेक्टर होते ही हैं। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजाएं एक ही बिंदु से जाने वाली साइड्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, अगर Z1 Z2 से एक्सप्रेस होती है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण, वो Z1 प्लस Z2 को व्यक्त करता है और सेकेंडरी डायगोनल Z1 माइनस Z2 को व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी दोनों विकर्ण बराबर हो गए। दोनों विकर्ण बराबर कब होंगे, जब या तो ये वर्ग हो या एक आयत हो। कौन से चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, या तो वो वर्ग होता है या वो आयत होता है।
तब भुजाओं के बीच में एंगल कितना होता है? π/2। इसका मतलब दोनों के कोणांकों का अंतर π/2 हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इक्वल टू π/2। यही क्वेश्चन वेक्टर में भी बनता है। अगर इसको आप ये लिख दें कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, तब आपसे पूछे सदिश ए और बी के बीच में एंगल कितना है, तब आप कह सकते हैं वही 90 डिग्री। सेम आर्गुमेंट, दो आसन भुजाओं से दो एडजेसेंट साइड से सदिश ए और बी को व्यक्त कर रहे हो और मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब उस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। और जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है वो आयत होगा या वर्ग होगा। आयत या वर्ग होगा तो भुजाओं के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसलिए इसका आंसर π/2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं a cos थीटा, a sin थीटा, a cos फाई, a sin फाई और a cos साई, a sin फाई से बनने वाले त्रिभुज का परकेंद्र है। द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई द पॉइंट्स a cos थीटा, a sin थीटा, a cos फाई, a sin फाई, a cos साई, a sin साई इज। अब एक ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए और आपसे कह रहा है इसका सर्कम सेंटर निकालो। सर्कम सेंटर क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाले वृत्त का केंद्र। सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, या दूसरी तरह से कह सकते हैं ऐसा बिंदु जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो। अगर तीनों शीर्षों से जाने वाला कोई सर्किल है तो सेंटर कहां होगा? तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होगा। तो यह भी कह सकते हैं ऐसा बिंदु, एक तो इंस्पेक्शन से ही देख सकते हैं 0 0 0 0 ऐसा पॉइंट है जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, इसलिए यही पर केंद्र हो गया। और दूसरा, आपने सर्किल पढ़ा हुआ है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये कौन सा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a है? और ये पॉइंट लिखा है a cos थीटा, a sin थीटा। इस सर्किल पर किसी पॉइंट के, किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट इस सर्किल पर हैं, यानी तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है उसका परिवृत्त, उसका सर्कम सर्किल x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। और इस सर्किल का सेंटर आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह क्या है? 0 0। तो ट्राइंगल का परकेंद्र 0 0 आ गया। अब इसमें परकेंद्र पूछा लेकिन ये सर्किल से रिलेट हो गया, तो एक क्वेश्चन में दो टॉपिक आ गए। और ये अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। जैसे ही पॉइंट देखें, ये तीनों पॉइंट कहां है? सर्किल x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर पर है। यानी कि दिए त्रिभुज का परिवृत्त, सर्कम सर्किल ये है, और ये इसका सेंटर आपको पता है 0 0 है, तो सर्कम सेंटर आपका 0 0 हो गया। अब इसके साथ क्या करना है? आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली सीट उठानी है, पहले स्ट्रेट लाइन वाली। अभी और क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके सारे शॉर्टकट देखने। यानी कि जो 2287 और 2289 जो मेजर टेस्ट हैं, ये पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए बनाए गए हैं आपको। और पूरे सिलेबस में इन पेपर में कुछ भी नया नहीं है, सारा वही है पुराना। बस पेशेंस के साथ, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कर लें, और जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे तब आपको बहुत लाभ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 32। यदि रेखा 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 में मूल बिंदु को 3, -1 पर स्थानांतरित करने पर नई रेखा का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज चेंज इनटू विच न्यू लाइन इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 3, -1। ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अगर मूल बिंदु को 3, -1 पर शिफ्ट कर दें तो इस रेखा की नई समीकरण क्या होगी। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर रखा है, अपने पढ़ा हुआ है क्लास में। कोई भी एक्सिस दे रखी है OX OY,
अगर ओरिजिन को नए बिंदु H, K पर शिफ्ट कर दे, नया बिंदु ओरिजिन हो गया O डैश, एक्सेज हो गई O डैश एक्स डैश, O डैश बाई डैश, और किसी बिंदु के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष क्या है, एक्स कॉमा बाई है, ये कोई पॉइंट है P, और नई अक्षों के सापेक्ष जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स डैश कॉमा बाई डैश है, एक ही पॉइंट है। पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स कॉमा बाई, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स डैश बाई डैश, मूल बिंदु को H, K पर शिफ्ट कर दिया, तब आपने याद कर रखा है एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एच, बाई डैश बराबर बाई माइनस के, ये आपने याद कर रखा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स डैश प्लस एच हो गया, और बाई बराबर क्या हो गया, बाई डैश प्लस के हो गया। यानी कि पुराने अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स कॉमा बाई है, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स डैश कॉमा बाई डैश है। कब हो, जब मूल बिंदु को H, K पर शिफ्ट किया हो। अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रहती हैं, क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन मीनिंग वही है। तो अब H, K पर शिफ्ट हो गया, तब x बराबर कितना हो गया, एक्स डैश प्लस एच, बाई बराबर कितना हो गया, बाई डैश प्लस के। ये रिजल्ट आपको याद है, नहीं याद है तो मुश्किल हो जाएगी। ये याद है तो अपन क्या करें, अब इक्वेशन का नए मूल बिंदु के सापेक्ष समीकरण पूछा है तो क्या कर दें, समीकरण में जहां जहां भी x है, लाइन है अपने पास 2x, तो 2 टाइम्स x बिंदु को शिफ्ट किया है 3, -1 पर, तो x की जगह x3 हो गया, -3, बाई की जगह बाई -1 हो गया, 5 ऐसे कैसे रखा रहने दिया। तो कितना बन गया ये 2x -3 बाई प्लस 6 प्लस 9 और प्लस 5 14 प्लस 14। तो ये इक्वेशन की नई समीकरण आ गई नए मूल बिंदु के सापेक्ष। यानी मूल बिंदु को 3, -1 पर शिफ्ट कर दिया गया हो तो समीकरण किस में बदल जाएगी, 2x -3 बाई प्लस 14 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। तो यहां कौन सा रिजल्ट काम आया, यहां रिजल्ट काम आया यदि मूल बिंदु को H, K पर शिफ्ट कर दिया जाए, पुराने अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, बाई हो, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश बाई डैश हो, और नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हो, तब x डैश बराबर x माइनस एच, बाई डैश बराबर बाई माइनस के, या कह सकते हैं x बराबर x डैश प्लस एच, बाई बराबर बाई डैश प्लस के। जब शिफ्ट हो जाता है x डैश को x, बाई डैश को बाई लिख देते हैं। यहां अपने डायरेक्ट x डैश प्लस 3 की जगह x प्लस 3 लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन x और बाई में ही दे रखी थी। तो जब मूल बिंदु को H, K पे शिफ्ट किया तो समीकरण में क्या चेंज होगा, x की जगह x प्लस एच आएगा, बाई की जगह बाई प्लस के आएगा। वो आपने कर दिया और आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। बिंदु -1,1 और 1,-1 किस रेखा के सापेक्ष सममित है। पॉइंट्स -1,1 एंड 1,-1 आर सिमेट्रिक अबाउट विच लाइन। ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से कि अगर x1, y1 का रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में y1, x1 हो जाता है, यानी कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में y1, x1 हो जाता है। x और y आपस में चेंज हो जाते हैं, यही क्वेश्चन में दिख रहा है। ये बहुत अच्छी तरह अपन ने किया है क्लास में। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन x अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष, और रेखा y बराबर x के सापेक्ष और रेखा y बराबर -x के सापेक्ष। जो भूल गए फिर दोबारा से कॉपी देखेंगे। तो यानी कि ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है जो 2289 है। हर क्वेश्चन देखना है, आपको याद है बहुत बढ़िया है, अपनी पीठ थपथपाएंगे। याद नहीं है तब भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये आपके पास उपलब्ध है, आपकी कॉपी में है, शीट में भी है। तो ये किसके सापेक्ष सम्मित हो गए, y बराबर x के सापेक्ष। y बराबर x कौन सा है, दूसरा ऑप्शन हो गया। क्यों, क्योंकि -1,1 का रिफ्लेक्शन 1,-1 होगा। आपने याद कर रखा है, प्रूफ भी कर रखा है। रेखा y बराबर x के सापेक्ष a, b का
प्रतिबिंब बी कॉमा ए होता है। तो बस सीधा देखते ही क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदुओं 3,0 माइनस 3,0 से दूरियों का अंतर 4 है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एज फ्रॉम पॉइंट्स 3,0 एंड माइनस 3,0 इज 4 इज। यानी कि दो पॉइंट दे रखे हैं। मान लिया आपने एक पॉइंट तो दे दिया ए, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,0 और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको बी, उसके कोऑर्डिनेट है माइनस 3,0। पी पॉइंट कोई दे रखा है, इस तरह से है कि पी ए माइनस पी बी ये बराबर 4 है। पी ए माइनस पी बी बराबर क्या है? 4 है। आपकी जो 2D की पहली सीट है उसमें पहले पेज पर पहले चैप्टर के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण लोकस दे रखे हैं। वहां पर ने एक लोकस दे रखा है पी एस माइनस पी एस डैश बराबर 2a हो। यहां एस क्या है? एस माइनस ए ई कॉमा 0 और एस डैश ए ई कॉमा 0 है। तब पी का बिंदु पद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, या कह सकते हैं बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है। ये पढ़ रखा है। पहले चैप्टर में भी दे रखा है, लेकिन पहले चैप्टर में इसको अपन लेंदी मेथड से करते हैं और जब हाइपरबोला पढ़ लेते हैं, ये हाइपरबोला की डेफिनेशन है, तब वहां एलिप्स के साथ साथ प्रूफ करते हैं ऐसे। हालांकि वहां बहुत जल्दी प्रूफ हो जाता है, तो एलिप्स के साथ प्रूफ करते हैं। तो ये आपको याद करके रखना है। जिन लोगों को लोकस याद नहीं है फिर उस पेज को देखेंगे दोबारा से जिस पर लोकस दे रखे, और आपकी कॉपी में भी है कि दो बिंदु दे रखे माइनस ए ई कॉमा 0 और ए ई कॉमा 0, एस और एस डैश। पी करंट पॉइंट हो गया, पी एस माइनस पी एस डैश बराबर 2a है। तब पी का लोकस कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1। आपको ए ई के लिए क्या दे रखा है? ए ई बराबर 3 दे रखा है, क्योंकि पॉइंट क्या है आपका? माइनस 3,0 3,0 और 2a के लिए क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, यानी कि a बराबर 2 आ गया। तो अपना लोकस क्या आ जाएगा? लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर 9 हो गया, 9 माइनस 4 5। तो इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, सीधा क्लिक कर देंगे आप, 5 बराबर 1। ये आ गया। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1, पहला वाला ही ऑप्शन आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा से रिवाइज करते हैं। दो पॉइंट दे रखे हैं माइनस ए ई कॉमा 0 और ए ई कॉमा 0, एस और एस डैश। पी करंट पॉइंट है। पी किस तरह से मूव कर रहा है? पी एस माइनस पी एस डैश बराबर 2a। तब पी का बिंदु पद क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। यहां आपके क्वेश्चन में ए ई बराबर 3 है, 2a बराबर 4 है। इसको लेंदी मेथड से भी कर सकते हैं। आपकी क्लास वाली कॉपी में लेंदी मेथड से भी हो रहा है और इस मेथड से भी हो रहा है। तो अगर ये याद है बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं है, फिर दोबारा से उस पेज को देखेंगे। जैसे ही आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे आप। तो अपन भी आगे बढ़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 के द्वारा दर्शाए गए रेखाओं के बीच का कोण है। एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज। यहां देख सकते हैं a प्लस बी, a क्या है? 1 है और b क्या है? माइनस 1 है, 0 है। तो देयरफॉर एंगल आपका कितना हो गया? π/2 हो गया। रेखाओं के मध्य कोण π/2 है।
ये अपने फॉर्मूला याद कर रखा है। कौन सा फॉर्मूला याद कर रखा है कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं ax² प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर 0 के द्वारा व्यक्त रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो, तब टेंजेंट थीटा बराबर क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है अपने पास 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। ये आपने याद किया हुआ है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो, तब टेंजेंट थीटा बराबर 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब कितना होगा? तब आप जानते हैं टेंजेंट 90 तो इनफाइनाइट होता है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 हो जाती है, a प्लस बी बराबर 0। लेकिन अपनी रेखाएं ये नहीं थी। अपनी रेखाएं कौन सी थी? मूल बिंदु से जाने वाली नहीं थी, लेकिन उन्हीं रेखाओं के समांतर थी। उन्हीं रेखाओं के समांतर क्यों थी? क्योंकि दिए हुए पद तो यही है। अगर अपन अब इक्वेशन लिख लेते हैं ax² 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c बराबर 0, तो इस समीकरण के द्वारा व्यक्त रेखाएं हैं उन्हीं दो रेखाओं के समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच में कोण तो बराबर होता है। तो जो कोण मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं के मध्य है वही उनके समांतर रेखाओं के मध्य कोण है। तो वह अपना क्या कंडीशन हो गई? अगर रेख a प्लस बी बराबर 0 है तो रेखाएं कैसी होंगी? परस्पर लंबवत होंगी। और यहां देख सकते हैं आप x² का गुणांक a 1 है, y² गुणांक -1 है, और a प्लस बी बराबर 0 हो गया, तो रेखाओं के मध्य कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये फिर वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन आ गया। और आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलस पे आ गए आप। लिमिट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल पावर x² एज x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 क्वेश्चन इसमें इनफाइनाइट लिखना था, लेकिन x टेंड्स टू 0 आ गया। कोई बात नहीं, करते हैं। तो ये लिमिट किसके बराबर हो गई? x बराबर 0 लिख दिया आपने। 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 पावर 0, यानी कि 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1। तो पहला आंसर आ गया। लेकिन ये क्या है? गलती से आ गया है। आपको क्वेश्चन कौन सा लिखना था? यहां मैं दोबारा लिख देता हूं। लिमिट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल पावर x² एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें अलग अलग लिमिट ले लेंगे। बेस वाली लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ओरली कर सकते हैं। x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 x टेंड्स टू इनफाइनाइट होल पावर लिमिट ऑफ x² x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो बेस में तो 1/2 हो गया, और 1/2 पावर इनफाइनाइट टेंड्स टू 0। बहुत अच्छी तरह से अपन जानते हैं, फंक्शन पढ़ते थे तब भी। और ये बाई लिमिट ऑफ a टू दी पावर x एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 जब बेस पॉजिटिव और लेस देन 1 हो। ये अपन ने याद किया हुआ है। तो सीधे देखते हुए बेस वाली लिमिट निकाली आपने, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 1/2 हो गई। 1/2 ये भी अपन ने किए हुए थे क्वेश्चन, याद होंगे। अब आप लिमिट वाली सीट उठाएंगे, ax प्लस बी अपॉन px प्लस q। जिन लोगों को अभी याद नहीं था, लिखते ही याद आ गया होगा। इसकी लिमिट कितनी थी? a अपॉन p। कई क्वेश्चन लिखे थे। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री समान है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो जो अधिकतम घात के पद होते हैं उनके गुणांकों का अनुपात आ जाता है a अपॉन p। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे? लिमिट वाली सीट उठाएंगे। लिमिट वाली सीट में ये अगर आपको याद है, बहुत बढ़िया है। फिर लिमिट वाले चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे, कौन कौन से फॉर्मूले थे जो शॉर्टकट क्वेश्चंस बना देते हैं। तो उसकी सहायता से फिर अपन ये करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंशिएशन वाला आ गया। यदि y बराबर सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। अब ये अगर सेक इनवर्स और साइन इनवर्स का करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। ये आप जानते हैं पहले से, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो जो पहली वाली टर्म है, पहली वाली टर्म किसके इक्वल हो गई? पहली वाली टर्म आपके पास हो गई कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 और नीचे अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस साइन इनवर्स लिखा है यही, तो ये तो पाई बाई 2 के बराबर हो गई। यहां y बराबर पाई बाई 2। आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया? कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स वाली फॉर्म हो गई। ये पाई बाई 2 के बराबर होता है और y बराबर पाई बाई 2 है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ गया? 0 आ गया। तो फिर आप ट्रिगोनोमेट्री और डेरिवेटिव दोनों की सीट देखेंगे, ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से रिजल्ट हैं जो इस तरह से यूज हो सकते हैं। और क्लास की कॉपी तो है ही आपकी, उसमें काफी क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं और एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो बिना पेन चलाए हो रहे हैं, सब उनको देखना है। अपना जो मटेरियल है बड़ा सिस्टम से बना हुआ है। स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है आप किसी भी सीट को उठा के देख लें, स्टार्टिंग के जो 40-50 क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे थ्योरी को रिवाइज कर देते हैं। एक बार आप थ्योरी पढ़ लें, कोई सा चैप्टर ले लें आप, तो शुरुआत के क्वेश्चन सारे फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए, शॉर्टकट के लिए सब उसमें दे रखे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यदि y बराबर e टू दी पावर हाँ क्या लिखा है? y बराबर e टू दी पावर एल्फा एक्स, ये इक्वल ये e टू दी पावर एल्फा एक्स अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट a साइन बीटा एक्स एल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, अपन ने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन यूजिंग इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन, उसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। यानी कॉन्सेप्ट ये है, अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते ही अपन, वो यहां नहीं लिखा है। तो अपन अब देखें e टू दी पावर एल्फा एक्स साइन बीटा एक्स, इसका इंटीग्रेशन याद करते हैं क्या है। जब क्लास में कर रहे थे अल्फा बीटा की जगह ए और बी लिखा था, सभी जगह प्रूफ किया है ये, हर क्लास में। डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? वहां ए और बी लिखा था, यहां अल्फा बीटा है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एल्फा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स कितना आएगा? ई टू दी पावर एल्फा एक्स अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट एल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एल्फा एक्स अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट एल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स इज ई टू दी पावर एल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। इसका मतलब जो अपने यहां आंसर आया डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कौन सा आएगा? ई टू दी पावर एल्फा एक्स साइन बीटा एक्स आ गया, क्योंकि इसका इंटीग्रल दे रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एल्फा एक्स साइन बीटा एक्स कितना होता है? जो बाई के इक्वल लिखा हुआ है,
ई टू दी पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स। इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आएगा, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है। तो सेकंड आंसर आ गया। दोबारा देखें क्या लिखा है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स डी एक्स बराबर ई टू दी पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से फिर आप इंटीग्रेशन की सीट में देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई टू दी पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा कॉस बीटा एक्स प्लस बीटा साइन बीटा एक्स। इंटीग्रेशन की जो सीट है उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहां देखेंगे कौन कौन से रिजल्ट आप याद कर सकते हैं। सारे याद नहीं करने, जो आपको आसान दिखाई दें, जो जान पहचान वाले हों उन्हीं को रिवाइज करना, और जब वो रिवाइज हो जाएं अच्छी तरह से फिर आप दूसरे वाले देख सकते हैं। टिपिकल दिख रहे हो, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 dx दे रखा है। यहां -1 लगा देंगे, वो भी दे रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n log x दे रखा है। तो जो आपने क्यों इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, ए बी से बड़ा हो तब, ए बी से छोटा हो तब, इनमें जो छोटे रिजल्ट हैं वो वाले आपको याद करने, और फिर उनको, अब जैसे ये याद हो गया तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता रहता है 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स, लिमिट के साथ भी आता है और विदाउट लिमिट भी आता है। तो जो इंटीग्रेशन वाली सीट है उसमें सारे फिर आपको देखने, उन पर निशान लगाना है। पहले वो वाले याद करने हैं जो जान पहचान वाले हैं, जो पहले देखे हुए हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है, पेशेंस के साथ। जितने याद हो जाएंगे उतने काम आएंगे, जो नहीं याद हो रहे हैं कोई बात नहीं है, जितने होते हैं उतने कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और डेरिवेटिव पे क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस एंड सो ऑन। तो अब ये देखें ये जान पहचान वाला है क्या। ये कंपैरेटिवली थोड़ा टिपिकल हो गया। टिपिकल क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन अपन याद नहीं करते हैं। अपन को ये देखना है ये जो ऊपर लिखा है किसका एक्सपेंशन है। मैं दोबारा लिख देता हूं इसे, y बराबर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन। ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है। sin x cos x tan x ये पॉपुलर हैं। e टू दी पावर x a टू दी पावर x log 1 प्लस x वो याद रहते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइन से हटके कम याद करते हैं, लेकिन ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है। तो y बराबर tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्सपेंशन आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो गया? पहला। अगर अपन को ये याद नहीं है कि किसका एक्सपेंशन है तो फिर नहीं होगा क्वेश्चन, फिर बाकी टिपिकल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशन है लिमिट वाली सीट में, स्टार्टिंग में जब लिमिट करते हैं अपन तब एक्सपेंशन दे रखें। सबसे पहले जो पॉपुलर एक्सपेंशन है उनको याद करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स ए टू दी पावर एक्स। उन एक्सपेंशन को आप याद कर लेंगे और उनकी सहायता से फिर क्वेश्चन करेंगे। वो याद हो जाते हैं, फिर tan इनवर्स एक्स sin इनवर्स एक्स दो याद कर सकते हैं आप, तो सेकंड ट्रिप में याद कर लेंगे। तो ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया। पहला किया आपने इंटीग्रेशन की सहायता से और ये किया एक्सपेंशन की सहायता से। यदि y बराबर 1 अपॉन 1 प्लस, मैं दोबारा लिख देता हूं, बड़ा एक्सप्रेशन है
इफ y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर a माइनस सी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर c माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर c माइनस बी। ये बाई दे रखा है। तब आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है। तो ये अपने क्लास में प्रूफ भी किया हुआ है। यहां बाई ये 1 के बराबर है, सभी की कॉपी में प्रूफ हो रहा है। ये बाई बराबर 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 0 आ गया। अगर आपको याद नहीं है तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये अगर आपने एक बार प्रूफ कर लिया है तो निश्चित रूप से अपने आप याद होगा। कहां दे रखा है, ये नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में दे रखा है और ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेशन है। ये नंबर सिस्टम वाले में अपन ने पढ़े थे घातांक के नियम, महत्वपूर्ण परिणाम में वहां लिखा हुआ और सभी क्लासेज में प्रूफ कराया है सभी को। तो ये याद करना है। इस पेपर को पेपर की तरह तो लेना ही है, लेकिन साथ साथ इसकी सहायता से पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। अब आप ये देखेंगे ये चैप्टर, जिस चैप्टर में और सीट में और कौन कौन से याद करने वाले, घबराहट में नहीं लेना है बिल्कुल भी, बिल्कुल पेशेंस के साथ ये आप करते जाएं। तो इस तरह से भी रिवीजन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, आपने पढ़ा हुआ है। सभी बैचेज में, सभी क्लासेज में अपन ने प्रूफ किया था ये फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर बी, यू टू दी पावर बी इंटू डी डी एक्स ऑफ बी लॉग ऑफ यू, ये किया हुआ है सबने। तो यहां क्या है अपने पास, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/x, एक्स टू दी पावर 1/x आउटसाइड इंटू डी डी एक्स ऑफ 1/x लॉग एक्स। आसान हो गया। एक्स टू दी पावर 1/x, आपको अगर रिजल्ट याद है तो सिर्फ ये 1/x log x का डेरिवेटिव भी करना है, और वो आप मेंटली भी कर सकते हैं। 1/x एज इट इज, log x का फिर 1/x, 1/x का किया माइनस 1/x स्क्वायर log ऑफ x, 1/x स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/x स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या हो गया, ये x टू दी पावर 1/x और पावर 2 नीचे, तो ये 1/x माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस log x, 1 को लिखा log e माइनस log x log e अपॉन x। कौन सा आंसर आ गया देखें आप, थर्ड आंसर आ गया 1/x माइनस 2 log ऑफ e अपॉन x। तो सिर्फ क्या किया आपने, जो रिजल्ट आपने याद कर रखा था, कौन सा रिजल्ट याद कर रखा है, डी डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर बी, वो हो जाता है यू टू दी पावर बी इंटू डी डी एक्स ऑफ वी लॉग ऑफ यू। तो उससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर इस पे आधारित क्वेश्चन कुछ कॉपी में किए थे और कुछ आपकी सीट में है, उनको फिर रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 59, 224 सेंटीमीटर परमाप वाले आयत का अधिकतम क्षेत्रफल है। मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 224 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर, पेरीमीटर है। ये अपन जानते हैं, अगर पेरीमीटर दे रखी है, जैसे ये लंबाई चौड़ाई a और b हो तो पेरीमीटर कितनी हो गई 2a प्लस 2b, ये दे रखा है आपको 224। तो एरिया कब अधिकतम होता है, जब ये स्क्वायर हो जाए। स्क्वायर कब हो जाएगा, जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो b की जगह क्या लिख देंगे अपन, a लिख देंगे। तो 4a बराबर 224, a बराबर हो गया यानी कि 56, और 56 इंटू 56 करेंगे
तो आ जाएगा 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत अच्छी तरह से अपन ने क्लास में किया हुआ है कि अगर दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग दिया हो तब उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम जब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी k/2 हो जाएंगे। दो संख्याओं का योग है, चार संख्याओं का योग हो, चार धनात्मक संख्याओं को योग दे रखा हो तो उनका गुणनफल अधिकतम कब होगा? जब चारों बराबर होंगे। तो यहां क्या है? पेरीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर दे रखी है यानी कि चारों भुजाओं का योग दे रखा है। अब चारों भुजाओं का योग 2a+2 भी लिख दिया आपने, ये दे रखा है। एरिया कितना हो जाएगा? a×b हो जाएगा, a×b हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट अधिकतम चाहिए, गुणनफल अधिकतम चाहिए। गुणनफल अधिकतम कब आएगा? जब ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई? चारों भुजाओं का योग 224 सेंटीमीटर, तो वर्ग की एक भुजा हो गई 56 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया? 56 × 56। एरिया क्षेत्रफल 56 × 56 स्क्वायर। याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है 50-50 का भी करते तब कितना आता? 2500 आता। 2500 से ज्यादा ही होगा तो 3136 नहीं होके 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ये एरिया हुआ। ये है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन x² e⁻² 2x dx इक्वल टू, आपने पढ़ा था चेन रूल फॉर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यहां किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आएगा पहली टर्म एज इट इज, सेकेंड का स्क्वायर किया और सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, वो इंटीग्रेट e⁻²x/2। दोबारा से पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का फिर इंटीग्रेशन e⁻²x/4 प्लस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का फिर इंटीग्रेशन, फिर माइनस, लेकिन वो 0 हो जाएगा क्योंकि पहले वाले का लगातार डिफरेंशिएट करते जाते हैं और दूसरे को इंटीग्रेट करते जाते हैं। तो क्या किया? अब यहाँ e⁻²x/4 कॉमन ले लिया, पहले से आगे आपके पास 2x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये आंसर आ गया। देखें कौन सा आंसर आ गया? थर्ड ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चेन रूल ये याद करके रखना है। मैं आपको बता देता हूं चेन रूल क्या था। इंटीग्रेशन ऑफ u_v_dx, फर्स्ट और सेकंड उसी तरह डिसाइड करेंगे जैसे आप डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अगेन इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। तो इस टाइप से इसको अपन चेन रूल जो बाई पार्ट्स के लिए बताया था उसकी सहायता से कर सकते हैं। और कई क्वेश्चन क्लास में कराए थे, फिर शीट में आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन है, एग्जाम वाले में देखेंगे कौन से क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन। इन दोनों पेपर की खासियत ये है 2287 और 2289, ये पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए एक एक क्वेश्चन लेते जाएंगे। फिर उस क्वेश्चन पे डिपेंड या उसके साथ वाले कितने क्वेश्चन है पूरे सिलेबस में उस चैप्टर में, वो आपको देखने, चैप्टर में भी देखने, एग्जाम वाले क्वेश्चन में भी देखने। और इस तरह से आपका देखो पहला रिवीजन अपन ने सीट बिल्कुल उस तरह किया सामान्य तरीके से, दूसरे में फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले कर रहे हैं, तीसरे में अपन शॉर्टकट वाले कर रहे हैं और उसके बाद फिर उन चैप्टर के एग्जाम वाले क्वेश्चन देखने। और मैं समझता हूं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है यहां तक इन तरह से आप रिवाइज कर लेंगे तो सारे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल आएंगे नहीं, ज्यादा टिपिकल वाला अपना एग्जाम नहीं है, ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि f(x) बराबर 1 - x/1 + x हो तब f(f) cos2θ बराबर होगा। If f(x) = 1 - x/1 + x, then f(f) cos2θ is equal to, ये आपको याद होगा। किसकी याद करने की बात कर रहे हैं?
if एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। फंक्शन पढ़ाते समय सभी क्लासों में कराया हुआ है, आपकी कॉपी में है। तो यहां क्या हो गया, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो गया, ये सिंपल कॉस 2 थीटा के बराबर हो गया। बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। अब तो आपको सारे सिलेबस के जो आपकी कॉपी में है वो कराने हैं। आपको ये नहीं कहना है कि साहब सारे ही करा दो, सारे करा चुके हैं और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपने पढ़ाई की है, सब याद आ जाएंगे आसानी से। बस घबराना नहीं है, प्रेशर में नहीं आना है। आप जो जो करते जा रहे हैं उसको आप रिवाइज करते जाना है बस। हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लग जाए, कुछ लोग जल्दी कर लेंगे। और कोशिश करना है आपको कि सारा, जब 26 को आपका एग्जाम है दिसंबर को, तो उससे पहले ही 2 दिन पहले सारा कर लेना है, बल्कि 2-2, 3-3 बार उससे पहले ही कर लेना है। लास्ट के दिनों में कुछ नहीं करना है, आराम करना है, गाने सुनने, लोगों से बात करनी है, कहानियां सुननी है। तो बस प्रेशर में नहीं आना है, सब आपके पास है, सब आपके कब्जे में है, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी परवलय के शीर्ष एवं नाभि क्रम से 2,0 और 5,0 हो तो परवलय का समीकरण है। इफ द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ ए पैराबोला आर 2,0 एंड 5,0 रेस्पेक्टिवली, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज। दोनों पॉइंट कहां दे रखें, वर्टेक्स और फोकस, शीर्ष और नाभि दोनों एक्स अक्ष पे हैं। ये आपका शीर्ष हो गया ए और ये नाभि हो गई। शीर्ष अगर यहां 2,0 दे रखा है और ये आपका 5,0 दे रखा है। ये अपन ने याद कर रखा है एक, कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो पैराबोला की और वर्टेक्स एच के पर हो, तो पैराबोला की इक्वेशन y माइनस के होल स्क्वायर बराबर 4as इंटू एक्स माइनस एच होती है। क्लास में डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। एक्सिस कहां है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैराबोला की एक्सिस। वर्टेक्स कहां है, एच के पर। तब पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाती है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ax इंटू एक्स माइनस एच। अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शीर्ष 2,0, नाभि 5,0, तो परवलय की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस 0 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 4as। as यानी कि शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस 3 हो गया, x माइनस 2। यानी कि इसको लिख देंगे आप y स्क्वायर इक्वल टू 12 टाइम्स 12x माइनस 24। ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन दे रखा है देख सकते हैं आप, सेकेंड ऑप्शन हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस 24। सब लोगों को याद होना चाहिए। इसी तरह से अपन ने और भी पढ़े थे, देखिए। और अगर एक्सिस शीर्ष h के पर होता और एक्सिस बाई एक्सिस के पैरेलल होती, तब पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, तब पैराबोला की इक्वेशन थी x माइनस एच होल स्क्वायर 4 टाइम्स as इंटू बाई माइनस के। पैराबोला नीचे खुला होता तो माइनस आ जाता, वहां पैराबोला लेफ्ट में खुला होता तो माइनस आ जाता। कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि नाभि पैराबोला के अंदर होती है, नाभि पैराबोला के अंदर होती है तो उससे पता पड़ जाता है। ए यहां है, एस यहां है, तो पैराबोला आपका इस तरह से होगा। अगर ए यहां है, एस यहां है, तो पैराबोला इस तरह के अंदर होगा, इस तरह से होगा। यानी कि ये भी आपको पता पड़ जाता है किस साइड खुला हुआ है, ऊपर खुला है, नीचे खुला है, लेफ्ट साइड ओपन है या राइट साइड ओपन है, और इसकी सहायता से रिजल्ट है। हाँ, करने का तरीका तो अलग है। सब्जेक्ट मेथड क्या है कि आपको पीएस और पीएम दोनों आना चाहिए। पीएस बराबर पीएम, ये पैराबोला की डेफिनेशन है।
PS नाभि से दूरी, PM नियता पर लंबवत, तो उस तरीके से करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप में अपन इसी तरह से करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। परवलय बाई स्क्वायर बराबर AX की किसी नाभीय जीवा के खंड 4 व 6 हैं तो A का मान है। इफ सेक्शंस ऑफ ए फोकल कोड ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू AX आर 4 and 6 देन वैल्यू ऑफ A। ये आपने याद कर रखा है, क्लास में प्रूफ भी किया था कि नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य अर्धनाभि लंब के बराबर होता है। हार्मोनिक मीन ऑफ सेक्शंस ऑफ ए फोकल कोड इज इक्वल टू द सेमीलेटर सेक्टम। तो नाभि लंब बाई स्क्वायर बराबर AX पैराबोला है, तो नाभि लंब की लंबाई A हो गई और आधी नाभि लंब कितनी हो गई, A/2। तो A/2 किसके बराबर हो जाएगी, जो इसके नाभीय जीवा के खंड है, नाभीय जीवा के जो सेक्शंस हैं उनके हार्मोनिक मीन के। तो हो गया 2 × 4 × 6 अपॉन 4 + 6। तो A बराबर कितना हो गया, ऊपर आ गया 2 × 4 × 6 48, नीचे 10, 2 कैंसिल हो गया, 48/5 आ गया। थर्ड ऑप्शन। पैराबोला वाली सीट में बहुत रिजल्ट दे रखे हैं, लेकिन उनमें से कौन से करने हैं जो आपने क्लास में डिस्कस किए हैं, वही करने, जिन पे क्वेश्चंस किए हैं अपने वही वाले करने। और उनको करने के बाद जब दोबारा रिवीजन लगाए, जो आपने किए थे वो हो गए, फिर दूसरे वाले देख लेने, बेकार कुछ नहीं हो उसमें। लेकिन पहले जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सामान्य अपने वाले हैं, तो वो अपन पहले उन्हीं को करना है जो क्लास में किए हैं, और जो आपको पहले 11th पढ़ते समय किए थे उन्हीं रिजल्ट को करना है। तो इस तरह से फिर ये क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। वक्र x⁴ प्लस, ये प्लस है, लिख देता हूं, वक्र x⁴ प्लस y⁴ दिस इक्वल टू A⁴ के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू A⁴ इज। तो ये आपने याद कर रखा है, मैं दोबारा याद दिलाता हूं, x⁴ प्लस y⁴ दिस इक्वल टू A⁴ के पॉइंट x1 y1 पर स्पर्शी। जब अपन टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे तब स्पर्शी डायरेक्ट लिखने के मेथड किए थे आपने। कॉनिक पर लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प ले लेते हैं। यहां लिखा था आपने x × x1 पावर m-1 प्लस y × y1 पावर m-1 दिस इक्वल टू A⁴ m। ये था अपना क्वेश्चन। क्या है, x⁴ है, m के लिए 2/3 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, x × x1 पावर 2/3 - 2/3 करते हैं तब -1/3 आ जाता है, उसको नीचे ले लेते हैं। x/x1 पावर 1/3 प्लस y/y1 पावर 1/3 दिस इक्वल टू A⁴ 2/3। कौन सा ऑप्शन रहा, फोर्थ ऑप्शन, x/x1 पावर 1/3 प्लस y/y1 पावर 1/3 इक्वल टू A⁴ 2/3। तो ये रिजल्ट याद किया था। आप याद करेंगे कई रिजल्ट लिखे थे अपन ने यहां पर, इस पे ये रिजल्ट लिखा है, इसके साथ ये एग्जाम्पल हुआ अपन ने √x प्लस √y बराबर √a। इसके x1 y1 पर टेंजेंट लिखी थी, जो क्वेश्चन लिखा है उस पर भी टेंजेंट लिखी थी। x⁴ प्लस y⁴ दिस इक्वल टू A⁴ इस पे टेंजेंट के लिए एक एग्जाम में क्वेश्चन था, वो किया था, सर्किल वाली भी लिखी थी। तो वही फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपकी जो क्लास वाली कॉपी है वो महत्वपूर्ण है। आपने ये क्वेश्चन याद है तो बहुत बढ़िया है, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, पसंद की मिठाई खा सकते हैं, दूसरे को भी खिला सकते हैं। और अगर याद नहीं है तो फिर अपनी कॉपी पकड़ेंगे, इतना रिवाइज करेंगे। सारा नहीं करना है, जो जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वो याद है तो आगे बढ़ते जाना है, नहीं याद है तो उनके साथ साथ देखना है, और उनके साथ साथ कौन कौन से रिजल्ट थे वो देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 98, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का मान है। अपन ने पढ़े थे बहुत अच्छे रिजल्ट जो छोटी क्लास में LKG वाले बच्चे पढ़ते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1, cot a इंटू cot b इक्वल टू 1, sin a इक्वल टू cos b, cos a इक्वल टू sin b। बहुत रिजल्ट पढ़े थे, उम्मीद है सबको याद होंगे। नहीं याद है तो फिर वही कॉपी देखेंगे। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 1 हो गया, साइन 25 प्लस साइन 65 1 हो गया, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2 हो गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2 5/2 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ ऑप्शन। दोबारा से क्या कहा अपन ने? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइड बाई साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। आसानी से प्रूव कर सकते हैं। साइन b को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस है कॉस हो जाता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, वर्षों से याद है बने। इसी तरह से कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1, tan a tan b इक्वल टू 1, साइन a इक्वल टू कॉस a इक्वल टू साइन b। तो ऐसे बहुत से रिजल्ट थे, तो इसी रिजल्ट पे अपना ये क्वेश्चन आ गया। साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 1 हो गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 1 हो गया, साइन स्क्वायर 45 साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर किया 1/2, तो 1 प्लस 1 प्लस 1/2। तो अगर याद है आपको तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो फिर आप कॉपी देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री वाली, इस पे कौन कौन से रिजल्ट थे आपके। उन पे क्वेश्चंस भी हैं, जो पेपर्स हुए उनमें भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ the resultant of two forces are 90 units and 60 units respectively, then the magnitude of both forces are। यदि दो बलों का महत्तम व न्यूनतम परिणामी क्रमशः 75, 90 एंड 60 यूनिट है, 90 व 60 इकाई हो, तब बल हैं। दो बलों का महत्तम परिणामी दे रखा है आपको 90 और न्यूनतम दे रखा है 60, तो बल पूछे। मान लिए P और Q है, तो इसका मतलब आपको P प्लस Q बराबर तो 90 दे रखा है और P माइनस Q बराबर 60 दे रखा है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2P बराबर 150 आ जाएगा, तो P बराबर 75। तो ये आंसर आ गया आपका। और Q कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस देखें 30, 2Q बराबर 30, तो Q बराबर 15 यूनिट आ गया। तो ये आपके स्टैटिक्स डायनेमिक्स वाला चैप्टर है, उसमें आ गए। तो इसके साथ साथ फिर आप देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन है। इन जो BSc वाला पोर्शन है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गया या और भी कोई हो गए, इनमें न्यूमेरिकल के अलावा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो वो आपको निश्चित रूप से याद करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक कण को किसी स्थिर बिंदु से 90 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो क्षैतिज परास है हॉरिजॉन्टल रेंज इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विद इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। ये 98 है, ये 98 मीटर पर सेकंड।
एट एन एंगल 60 डिग्री विद द होरिजेंटल रेंज इज, होरिजेंटल रेंज सबको याद होगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी है, ये होरिजेंटल रेंज है। तो यहां कितनी हो गई क्वेश्चन में अपने, यू तो हो गया 98 इंटू 98 यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, एंगल किस पे फेंका है 60 डिग्री पर, तो साइन 2 अल्फा साइन 120 कितना हो गया √3/2 अपॉन जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 98 से कैंसिल होके 10 आ गया, और 10 भी आपका 2 से कैंसिल होके 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 500 माइनस 10 यानी कि 490 √3 मीटर, ये हो गई 490 √3, ये सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया आपका। सिंपल फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अपन यहां भी देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में भी आते हैं। ये वेलोसिटी दे रखी थी, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है वो दे रखा है आपको, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या हुआ, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, तो वो आ गया आपका। फिर आगे देखते हैं, यदि एक कण को किसी स्थिर बिंदु से 49 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई है। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट with initial velocity 49 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal, then the highest height attained is maximum height, greatest height, ये आप जानते हैं, ये कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो यहां लिख देते हैं u कितना है 49, तो 49 इंटू 49 साइन स्क्वायर अल्फा साइन 30 1/2, तो ये 1/4 हो गया अपॉन 2g 2 इंटू 9.8 हो गया। तो देखिए 40, ये 0 हटा देंगे 10 आ जाएगा, ये 49 से कैंसिल हो गया 2, और ये 10 तो कितना आ गया आपका 490 अपॉन 8 आ गया, 8 नहीं 490 अपॉन 16 यानी कि 16 हो गया, तो आ गया 245 अपॉन 8। कौन सा आंसर आ गया, ये थर्ड आ गया। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया आपने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, यू दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है, जी आपको पता है, तो सीधे सीधे आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि fx बराबर 5x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7, तो अंतराल जिसमें fx रॉली प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है होगा। इफ fx इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7, देन द इंटरवल फॉर विच fx सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, एक तो जो फंक्शन है कैसा होना चाहिए, जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए उस इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। यहाँ फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है, तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो जो भी इंटरवल होगा, कोई भी इंटरवल ले लें, हर इंटरवल में ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब तो अपन वो देख लेते हैं, जिस इंटरवल में एफ ए बराबर एफ बी होगा रोल्स थ्योरम लागू हो जाएगी। अब यहां देखें एक्स की सारी सम घात है इवन पावर से, x4 है x स्क्वायर है, तो एक्स ए और माइनस ए अगर दोनों रख दें, ए और माइनस ए रख देंगे तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो ऐसा इंटरवल कौन सा दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है -1 और 1, एक्स की जगह 1 रखेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी जो -1 रखने पे आएगी, क्योंकि 1 स्क्वायर और 1 टू द पावर 4 -1 स्क्वायर -1 टू द पावर 4 की वैल्यू बराबर आती है। तो कौन सा इंटरवल रहा, सेकेंड ऑप्शन रहा -1, 1। दोबारा से कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स और इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल ए बी,
तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या क्या कंडीशन है? क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 5x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7। तो ये क्या होगा? आप ये पॉलिनोमियल है, बहुपदी है, बहुपद है, बहुपद तो हमेशा सतत होते हैं, हमेशा अवकल नहीं होते हैं। तो कोई भी इंटरवल हो, हर इंटरवल में कंटिन्यूअस, हर इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। फिर क्या देखना है? एफ ए बराबर एफ बी हो गया तो रोल्स थ्योरम लागू हो जाएगी। तो एफ ए बराबर एफ बी भी कैलकुलेट नहीं कर रहे अपन। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक्स की व्यंजक में समघात दे रखी है, इवन पावर दे रखी है, या तो एक्स स्क्वायर है या एक्स पावर 4 है। तो वो एक्स के नेगेटिव मान के लिए ए और माइनस ए दोनों के लिए बराबर वैल्यू होगी। तो ऐसा ऑप्शन देखा अपन ने। दूसरा ऑप्शन दे रखा था -1 1, यानी कि ये इस इंटरवल में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरणों 2x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 3 और 6x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 प्लस 6x4 बराबर 0। जहां x1, x2, x3, x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है के अधिकतम आधारी हलों की संख्या होगी। ये अपन ने एक याद कर रखा है रिजल्ट कि अगर m वेरिएबल हो, m वेरिएबल्स, m चर और n नंबर ऑफ इक्वेशंस हो, तो आधारी हलों की संख्या mcn होती है। क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये कहती है सॉल्व करने के लिए जितने वेरिएबल हैं उतने ही इक्वेशन होने चाहिए। यहाँ वेरिएबल 4 हो गए और इक्वेशंस 2 हो गई, तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो 2 ही इक्वेशन होने चाहिए, तो 2 ही वेरिएबल होंगे। 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल होंगे, यानी कि m वेरिएबल में से n अगर इक्वेशन है तो n वेरिएबल ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बाकी सबको 0 रखना पड़ेगा। तो mcn होता है। यहाँ 4 हैं तो 4c2 बेसिक सॉल्यूशंस आएंगे, आधारी हल आएंगे। मैं जाऊं 4c2 कितना हो गया? 4 × 3/2 6 आ गया, तो 6 आंसर आ गया। ये भी रिजल्ट क्लास में कराया हुआ है और वहां सीट में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होंगे, उनको भी याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण जो बिंदु 2, 3, 4 से गुजरता है तथा समतल 5x - 6y प्लस 7z इक्वल टू 3 के समांतर होगा। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन 5x - 6y प्लस 7z इक्वल टू 3 इज। जैसे 2D में पैरेलल लाइन लिखते हैं, इसी तरह समतल लिखते हैं। तो समतल क्या आ जाएगा? जहां जहां भी x है, x को x - 2 से रिप्लेस कर दिया, y को y - 3 से रिप्लेस कर दिया और z को z - 4 से रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट हटा दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? 5x - 6y प्लस 7z -10 -28 यानी कि -38 प्लस 9, तो कितना हो गया? दोबारा से देखें, -10 और ये प्लस 18 हो गया, प्लस 18 -10 प्लस 18 और -28 -20 आ गया। तो -20 वाला ऑप्शन दे रखा है आपका सेकंड, तो ये आंसर आ गया। समांतर समतल लिखना था, तो जैसे आपने समांतर रेखा लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से। पैरेलल प्लेन कौन से होते हैं? जिनमें नॉर्मल कॉमन होता है। नॉर्मल के dr सेम होंगे। नॉर्मल के dr क्या होते हैं? x, y, z के कोफिशिएंट्स। तो वही आप ऑप्शन से भी देख सकते थे। पहले देखें x, y, z के कोफिशिएंट क्या थे? 5 - 6 7। तो 5 - 6 7 पहले दूसरे ऑप्शन में दे रखें, चौथा गलत हो जाएगा तो पहले दूसरे ऑप्शन में, और ये तीसरा भी है क्योंकि नेगेटिव का ही अंतर है। तो फिर आप ये देख सकते हैं कि 2, 3, 4 से कौन सा प्लेन पास हो रहा है। 2, 3, 4 से जो प्लेन पास हो रहा है वो आंसर हो जाएगा। सेकंड प्लेन है, यही पास हो रहा है, तो यही आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं।
यदि समतल x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 6 इक्वल टू 1, निर्देशी अक्षों को क्रम से ए बी तथा सी पर काटता हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। इफ प्लेन x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 6 इक्वल टू 1 intersect coordinate x's in points capital A, capital B, capital C, then area of triangle ABC is। ये आपने याद कर रखा है कि अगर प्लेन x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B प्लस जेड अपॉन C इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट प्लेन्स को कैपिटल A B C पर मिलता हो, A के कोऑर्डिनेट आपके हो जाते हैं A0 0, B के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0 B 0 और C के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0 0 C, तब एरिया कितना आता है? तब एरिया आपका आता है 1/2 अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसलिए अपने यहां एरिया कितना हो जाएगा? ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, ए क्या है 2, बी क्या है 3 और सी क्या है 6। तो आपने रखा अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर 9 इंटू 36, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐसे ही लिख देते हैं। फिर आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर 36 इंटू 4, फिर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 इंटू 9 36 आउटसाइड ले लिया, 1/2 पहले से है तो 6 अपॉन 2 वो तो आ गया अपने पास 3 और अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 4 14, तो 3 रूट 14 कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन आ गया। क्या किया? सीधे आपने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा है कि अगर समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 कोऑर्डिनेट एक्सेस को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पर मिलता हो, कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं A0 0, कैपिटल बी के 0 B 0, कैपिटल सी के 0 0 C, तो एरिया आपका त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन सभी की कॉपी में सॉल्व हो रहा है, एबीसी वाला सभी को क्लास में कराया हुआ था, कॉपी में है, फिर एग्जाम्पल भी हो सकता है न्यूमेरिकल दूसरा कराया हो, तो ये आपको याद होना चाहिए। और फिर साथ साथ 3D की सीट देखेंगे, कॉपी देखेंगे और ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से रिजल्ट हैं जिनको अपन शॉर्टकट की तरह काम में ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक चतुष्फलक जिसके फलक x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1 है। के परिगृत गोले का समीकरण है। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग ए टेट्राहेड्रन हुज फेसेज आर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये देखें, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। एक आपने याद कर रखा है, ये अपन ने क्लास में प्रूफ भी किया था, O0 0 कैपिटल A 0, 0 B 0, B 0 कैपिटल C 0, 0, C। इन चारों बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ बराबर 0, ये होता है। तो यही तो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? टेट्राहेड्रन चतुष्फलक कौन कौन से? जिस 4 प्लेन दे रखे हैं, 0, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। तो इन चारों के अगर चतुष्फलक के शीर्ष देखें, एक तो आ गया 0, 0, 0, A पॉइंट आ गया 3, 0, 0, B पॉइंट आ गया 0, 2, 0 और C पॉइंट आ गया 0, 0, 4। तो इन चारों शीर्षों से जाने वाला गोला वही चतुष्फलक का परिगृत गोला होगा। तो देख सकते हैं कहां है, माइनस AX, एक के लिए -3, ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। जो आपने रिजल्ट याद कर रखा है बिल्कुल उसी पे बेस क्वेश्चन, और ये रिजल्ट जो अपन याद करने की बात कर रहे हैं ये सभी की कॉपी में प्रूफ हो रहा है, हर बैच में सभी में। और इस तरह के 4 बिंदुओं से जाने वाला गोला बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, तो ये क्वेश्चन तो अपन याद करके रखते हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि चारों बिंदुओं से पास होने वाला गोला कौन सा है, तो उस तरह से कर लेते हैं।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कोई अजीब नहीं है, नए क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको यह है कि अपना सिलेबस थोड़ा लेंथी तो है ही, तो इस चैप्टर को अपन क्या करना है, ये जो पेपर अपन कर रहे थे इस पेपर के क्वेश्चंस पकड़ने हैं आपको एक एक, और उस क्वेश्चन पे आधारित अभी कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा। आज की क्लास में तो इतना ही रख रहे हैं, और एक क्लास और ले लेंगे, फिर एक एग्जाम वाला पेपर भी मुझे कराना है और 2 नए पेपर लेने हैं, वो आपको पता है। अभी आप ये रिवाइज कर लो सारा, और सारा करके फिर 2 पेपर अपन दिसंबर में लेंगे। डेटा भी बता दूंगा देख के आपको। जितने भी कॉन्सेप्ट रह गए सब कॉन्सेप्ट अगर कोई बाय द वे बच गया है क्वेश्चन, सारे पेपर एक बार दोबारा केयरफुली देखने पड़ेंगे, तो उनकी सहायता से नया पेपर बनाएंगे। और एक पेपर इन 10 पेपर में से ही बनाऊंगा। ये 10 पेपर जो आपने किए इनमें जितने क्वेश्चंस हो गए उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन लेने हैं, तो आप आराम से रिवाइज कर लें। अभी और टाइम है अपने पास, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में भी 26 में है, तो सारे आप रिवाइज कर लेंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी तैयारी से इन्हीं, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को जो अपने क्वेश्चंस कर रखे हैं, एक पेपर उनमें से और एक पेपर और बना देंगे, सारे पेपर देख के करेंगे। तो अभी तो आप क्या करें, 2287, 2289 इनको देख के सारी चीजें रिवाइज कर लें। जिन लोगों ने प्रॉपरली पढ़ा है बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका सिलेक्शन निश्चित है। हाँ, जिन लोगों ने ऐसे पढ़ा नहीं है उनकी ऊपर वाले की कृपा हो जाए तब होगा, बाकी मेहनत आप करते रहें। हाँ, पेपर अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा भी आ जाता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं और पेपर आप में पेपर के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो और लोगों से भी नहीं हो रहे होंगे, तो कट ऑफ कम चली जाएगी। तो इसलिए जो आपने तैयारी की है रेगुलर रहें, बिल्कुल रहें, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें और ये इनकी सहायता से रिवाइज कर लें। कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वो पहले पढ़ के आए हुए होते हैं, काफी चीजें याद होती हैं। कुछ लोग थोड़ा लेट कर पाते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराएं, पेशेंस के साथ। जो लोग पहले कम पढ़ा हुआ था, कम याद है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें और कामों को कम करें, बस खाना, पढ़ना, सोना, इतना ही काम करें और प्रेशर में नहीं आना है। ये जो 2 पेपर हैं इनके एक एक क्वेश्चन आप, अब जैसे कई बार कुछ स्टूडेंट जल्दी कर सकते हैं, आपसे हो सकता है धीरे हों, बिल्कुल नहीं घबराएं। एक टॉपिक पकड़ लें, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले ली, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, लेंदी ज्यादा है, इसको आप लास्ट में भी ले सकते हैं। बाकी टॉपिक लें, उन टॉपिक की सीट देखें जो अपने क्वेश्चन है उन पर और कौन कौन से आधारित हैं। जैसे सपोज आपको 20 चीज लगाई आपने एक चैप्टर में, लेकिन 20 में से आपको 7-8 अच्छी तरह से याद है, 5-7 और हो सकती हैं, 5-7 याद करने की कोशिश पे भी नहीं हो रही तो उनको छोड़ दो। पहले में जो जो हो सकती है पहले उनको पकड़े, फिर आगे चैप्टर बढ़ते जाए। मतलब चैप्टर ज्यादा करने हैं आपको, चैप्टर ज्यादा करने हैं, हर चैप्टर में से ज्यादा मैटर करना है, और जो नहीं है वो आप जब टाइम मिलेगा तो दोबारा करेंगे। पूरा पेपर टिपिकल नहीं आएगा, बहुत ज्यादा तूफान नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा लंगर नहीं डालने पड़ेंगे, तो इसलिए कम तूफान आएंगे, कम टिपिकल आएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। पहले छोड़ना नहीं है सारे सिलेबस को, सिंपल सिंपल जो चैप्टर आपने छोड़ने की सोच रखी है उसको छोड़ दो, उसके क्वेश्चन मत करो, लेकिन उसको जो आप रीडिंग लगाएंगे, एक रीडिंग में ही जो याद होता जा रहा है उसको तो कर लो, बाकी उस पर प्रॉब्लम मत करो। फिर जब और टाइम मिलेगा तो उसमें याद करने वाले हैं इतने, जो चैप्टर छोड़ना है उसकी बता रहा हूं, एक बार रीडिंग लगा ली, जो याद हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, और उसमें याद करने वाले क्वेश्चन है बस वो देख ली, इतना ही करना है। हाँ, बाय द वे टाइम मिल जाए आपको तो फिर और कर लेंगे उसमें। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को नमस्कार।